चलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बायोमोलिक्यूल तक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर से नेट बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस चैप्टर से। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं है, 15-20 मिनट में हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइकिल की ड्यूरेशन की। सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती रहती है। अगर हम बात करें ह्यूमन कोशिका की, तो यहाँ पर जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो है 24 आवर। यीस्ट की सेल साइकिल में मात्र 90 मिनट का समय लगता है। और अगर बात करें इकोलाई बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो है 20 मिनट। एक टिपिकल यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें, ह्यूमन कोशिका की, तो यहाँ पे जो सेल साइकिल में समय लगता है वो है 24 आवर। और यीस्ट की बात करें तो यीस्ट की सेल साइकिल में 90 मिनट का समय लगता है। और इकोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है ये मात्र 20 मिनट है। सेल साइकिल डिवाइड होती है 2 बेसिक फेजेज में। एक है इंटरफेज, जहाँ पे सेल साइकिल का 95% समय लगता है और यहाँ पे सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को। इंटरफेज में ही सेल साइकिल का 95% समय लगता है। और दूसरा है एम फेज। सेल साइकिल डिवाइडेड 2 बेसिक फेजेज में, पहला इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एम फेज को बोला जाता है माइटोसिस फेज। और यहाँ पे सेल साइकिल का ज़्यादा समय लगता है नहीं, ज़्यादा समय लगता है इंटरफेज में। 95% समय लगता है सेल साइकिल का और यहीं पर सेल खुद को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती है। और माइटोसिस में बहुत कम समय लगता है। माइटोसिस को डिवाइड किया गया है 4 स्टेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। इंटरफेज को ही रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और इंटरफेज डिवाइड होता है 3 फेजेस में, G1 में, S में और G2 में। एक एक करके इन सभी फेज के बारे में पढ़ता है, G1, S, G2 के बारे में। उसके बाद हम पढ़ लेंगे एम फेज के बारे में। इंटरफेज डिवाइड होता है 3 फेजेस में, G1, S और G2। यहाँ पे देखो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जो G1 फेज है यहाँ पे देखो सेल साइकिल का मैं डायग्राम बता रखा है एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप से, जहाँ पे हमको बता रखा है G1, S, G2 और एम फेज के बारे में। तो जो G1 फेज है, देखो ये यहाँ पे G1 है, तो ये किस किस के बीच में दिख रहा है आपको? ये माइटोसिस के और S फेज के बीच में दिख रहा है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, फेज बिटवीन एम फेज और S फेज। एम फेज और S फेज के बीच में जो फेज है उसे बोला जाता है G1 फेज। ऐसे ही एस फेज ये बिटवीन G1 एंड G2 एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे G1 फेज है और यहाँ पे G2। G1 और G2 के बीच में देखने को मिलता है एस फेज, फेज बिटवीन G1 एंड G2, सिंथेसिस फेज। और जो G2 फेज है ये है फेज बिटवीन सिंथेसिस फेज और माइटोसिस फेज। सेल साइकिल के लिए हम ऐसे चलते हैं, एनसीईआरटी में हमें एरो की डायरेक्शन भी दिखा रखी है। यहाँ पे G1 फेज, यहाँ पे S, यहाँ पे G2 और यहाँ पे एम फेज। तो G1 फेज जो है ये एम फेज और एस फेज के बीच का फेज है। जो एस फेज है ये G1 और G2 के बीच का फेज है। और जो G2 फेज है ये फेज है बिटवीन सिंथेसिस और माइटोसिस फेज। इंटरफेज को डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, हम लोग बात कर चुके हैं अभी, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जो G1 फेज है ये फेज बिटवीन एम फेज और S फेज। माइटोसिस और सिंथेसिस फेज के बीच जो फेज एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम G1 फेज। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और कंटिन्यूसली सेल ग्रो करती है। डीएनए की सिंथेसिस और डीएनए का रेप्लिकेशन S फेज में होता है और ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन G1 एंड G2। G2 की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फेज बिटवीन सिंथेसिस और माइटोसिस फेज जो एग्जिस्ट फेज करता है उसको बोला जाता है G2 फेज। क्विसेंट स्टेज और G0 फेज। कुछ कोशिकाएं जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती ये G1 फेज से एग्जिट कर जाती है और ये एंटर हो जाती है इनएक्टिव स्टेज में, जिसे बोला जाता है क्विसेंट स्टेज। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन सेल आगे प्रोलिफरेट नहीं करती, डिवाइड नहीं करती। इस फेज को बोला जाता है G0 फेज। और G0 फेज से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट में, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। कुछ कोशिकाएं हैं जो आगे डिवाइड नहीं कर सकती, वो एग्जिट कर जाती है G1 फेज से और ये एंटर कर जाती है इनएक्टिव स्टेज में, जिसे बोला जाता है क्विसेंट स्टेज और G0 फेज। यहाँ पे सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन सेल आगे प्रोलिफरेट नहीं करती। अब हम बात करने वाले हैं देखो माइटोसिस की, एम फेज की। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर सेम रहता है पेरेंट और प्रोजेनी सेल में। देखो ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर है 2n और माइटोसिस होने के बाद भी जो क्रोमोजोम का नंबर रहता है वो 2n का 2n ही रहता है। इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। माइटोसिस को डिवाइड करा गया है 4 स्टेजेस में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में। एक एक करके इन सभी स्टेज के बारे में पढ़ता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। तो ये लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस का और ये फर्स्ट स्टेज भी है माइटोसिस की। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस होने लगता है और ये कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम बना लेते हैं कंडेंस होकर। क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम। प्रोफेज के एंड में कोशिका में सारे ऑर्गेनल गायब हो जाते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज। ये डायग्राम दिखा रखा है मैं एनसीईआरटी पे, यहाँ पे दिखा रखा है अर्ली प्रोफेज को और यहाँ पे दिखा रखा है लेट प्रोफेज को। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर होता हुआ दिख भी रहा है यहाँ पे डायग्राम में हमें। और यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनल अब्सेंट है, कोई भी ऑर्गेनल प्रोफेज के अंत में नहीं दिखता, सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के अंत में कोशिका में डू नॉट सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इनवलप, सारे के सारे गायब हो जाते हैं ऑर्गेनल जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इनवलप। अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज को। मेटाफेज ये सेकेंड स्टेज है, ये फेज है माइटोसिस का। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवलप मार्क द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। न्यूक्लियर इनवलप के कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है मेटाफेज। यहाँ पे जो क्रोमोजोम है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं, फैले रहते हैं, इसलिए क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को यहाँ आसानी से स्टडी किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को किस फेज में आसानी से स्टडी करा जा सकता है, तो अपना आंसर हो जाएगा मेटाफेज, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोजोम है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है। और ये कुछ की फीचर है मेटाफेज के जो आप लोग ध्यान रखोगे। स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से ड्यूरिंग द मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पे। ये डायग्राम दिखा रखा है हमें, यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये सारे के सामने क्रोमोजोम एक मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, ये हमको डायग्राम में दिख भी रहा है। मेटाफेज ये सेकंड स्टेज है माइटोसिस की, और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवलप मार्क द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। न्यूक्लियर इनवलप के कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है मेटाफेज। और यहाँ पे जो क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी है उसको आसानी से स्टडी करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोजोम है वो स्प्रेड होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में। और ये कुछ की फीचर है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, और क्रोमोजोम अलाइन हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पर। एनाफेज, एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और जो क्रोमेटिड है ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लग जाते हैं। यहाँ पे एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाता है, जिसके कारण क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, और जो सेपरेटेड क्रोमेटिड है ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लग जाता है। इसमें एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाता है ऐसे बीच से, तो एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड है, तो क्रोमेटिड जो है ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लग जाते हैं, हमको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे इधर एक क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर जा रहे हैं, और इधर यहाँ पे सेंट्रोमेर यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर मूव करता है ड्यूरिंग द एनाफेज। टीलोफेज ये फाइनल स्टेज है माइटोसिस की। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाती है अराउंड क्रोमोजोमल क्लस्टर, क्रोमोजोम के चारों ओर यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाती है, और न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी ऑर्गेनल है एट द एंड ऑफ टीलोफेज ये सारे के सारे रिफॉर्म होने लग जाते हैं कोशिका में। और ये मैं डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में टीलोफेज का। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में तो होता है देखो फर फॉर्मेशन द्वारा, और जो फर बनती है ये बनती है पेरीफेरी टू सेंटर। और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है ये होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन द्वारा, और जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ये होता है सेंटर टू पेरीफेरी, सेंट्रीफ्यूगल और यहाँ पे सेंट्रीपिटल। एनिमल सेल में फरों का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, और जो फर बनती है ये बनती है पेरीफेरी टू सेंटर। और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है ये होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन द्वारा, और जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ये होता है सेंटर टू पेरीफेरी, सेंट्रीफ्यूगल। हम देखने वाले हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस। माइटोसिस का महत्व क्या है वो देखने वाले हम। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, हमने बात करें यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर सेम रहता है पेरेंट सेल में और प्रोजेनी में आफ्टर माइटोसिस, और ये यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल्स में। डिप्लॉइड कोशिका में ही माइटोसिस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे लोअर प्लांट में, और कुछ सोशल इंसेक्ट है जहाँ पे हैप्लॉइड कोशिका माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही होती है, और माइटोसिस डिवीजन रिस्टोर करके रखता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करके रखता है माइटोसिस। कोशिका को रिपेयर कराना ये भी माइटोसिस का ही काम है। और माइटोसिस डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लिविंग वर्ड, तो वहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी कि जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है, जबकि एनिमल में होती है अप टू सर्टेन स्टेज। तो प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनके कारण कंटिन्यूस ग्रोथ होती है प्लांट में थ्रू आउट देयर लाइफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही माइटोटिक डिवीजन होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण जो प्लांट की ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ होती है। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस को। मियोसिस डिवीजन को भी 2 फेजेज में बांटा गया है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप अंडर 2 फॉलोइंग फेजेस। पहला है मियोसिस 1, दूसरा है मियोसिस 2। मियोसिस 1 के भी 4 सब स्टेजेस है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस 2 की भी 4 सब स्टेजेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। मियोसिस 1 के भी 4 सब स्टेजेस है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होता है 4 सब स्टेजेस में, प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में।
जो मियोसिस प्रोफेज 1 है ये सब डिवाइड होती है 5 फेजेज में। 5 फेजेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है ये डिवाइड है 5 फेजेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में। और यहाँ से देखो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 में, नीट 2021 में, और नीट 2020-21 से पहले भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 5 जो फेजेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं आपके नीट एग्जाम में। लेप्टोटीन यहाँ पे क्रोमोजोम का कॉम्पेक्शन होता है, जाइगोटीन में होती है साइनेप्सिस, यहाँ पे क्रोमोजोम आपस में पेयरिंग करने लग जाता है, और पेयर्ड जो क्रोमोजोम है उन्हें बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम। पेकाइटिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। सिस्टर क्रोमेटिड देखो ये क्रोमोजोम है इस टाइप से, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को। तो ये जो सेंट्रोमियर होता है बीच में, और एक क्रोमेटिड तो ये है, इसको बोलते हैं एक क्रोमेटिड, इसको बोलते हैं एक क्रोमेटिड, और एक क्रोमोजोम हम इधर बना लेते हैं। अब समझो देखो जैसे ये होमोलोगस क्रोमोजोम हो गए, और एक क्रोमेटिड तो ये हो गया, और एक क्रोमेटिड ये हो जाएगा, एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया। एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, 2 काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर होता है बीच में एक। तो ये दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से अटैच है, तो इन्हें बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। इस वाले क्रोमेटिड को और इस वाले क्रोमेटिड को, ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, जो यहाँ तुमको दिख रहा है बीच में देखो ये, तो इन्हें बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। और इस वाले क्रोमेटिड को और इस वाले क्रोमेटिड को इनको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि दोनों डिफरेंट सेंट्रोमियर से अटैच है। एक सेंट्रोमियर है तो ये वाला जो क्रोमेटिड है ये तो इस वाले सेंट्रोमियर से अटैच है, और ये जो क्रोमेटिड है ये इस वाले सेंट्रोमियर से, तो इस वाले को और इस वाले को तो बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और बात करें इसकी और इसकी, तो ये दोनों सेम सेंट्रोमियर से अटैच है, तो इन्हें बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। जो भी क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से अटैच है उन्हें बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड, और जो क्रोमेटिड डिफरेंट सेंट्रोमियर से अटैच है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला और ये वाला, ये हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और बात करें इसकी और इसकी, तो ये हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये दोनों सेम सेंट्रोमियर से अटैच है और ये दोनों डिफरेंट सेंट्रोमियर से अटैच है, तो इनको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से अटैच जो क्रोमेटिड है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड डिफरेंट सेंट्रोमियर से अटैच क्रोमेटिड। अब बात करें डिप्लोटीन की, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है नीट 2020 में कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कौन सी फेजेज में होता है, तो आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। और यहाँ पे काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, और काइजमेटा एक एक्स शेप की स्ट्रक्चर है। डाइकाइनेसिस यहाँ पे काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में। फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज 1 की है। मियोटिक प्रोफेज 1 सब डिवाइड है 5 फेजेज में, लेप्टोटीन में जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस ये फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज 1 की, और यहाँ पे काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। बात करें डिप्लोटीन की, तो यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2020 में। काइजमेटा का फॉर्मेशन भी डिप्लोटीन स्टेज में होता है। पेकाइटिन में होती है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। क्रोमेटिड के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिस्टर क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से अटैच क्रोमेटिड, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड डिफरेंट सेंट्रोमियर से जो अटैच क्रोमेटिड है। जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, क्रोमोजोम यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं, और पेयर्ड क्रोमोजोम को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम। और लेप्टोटीन में तो हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ पे क्रोमोजोम का कॉम्पेक्शन होता है लेप्टोटीन में। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जीन का बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोजोम। क्रॉसिंग ओवर ये एक एंजाइम मेडिड प्रोसेस है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम यूज होता है, रिकॉम्बिनेज, पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में। मेटाफेज 1 की बात करें, तो यहाँ पे जो बाइवेलेंट क्रोमोजोम है वह अलाइन हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे। बाइवेलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। डायग्राम में दिखा रखा हमको मेटाफेज 1, यहाँ पे जो बाइवेलेंट क्रोमोजोम है ये अलाइन हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, डायग्राम में दिख भी रहा है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड ये सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड होता है। ड्यूरिंग एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। डायग्राम में दिख भी रहा है देखो, सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होता है एनाफेज 1 में। टीलोफेज 1 की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपेयर हो जाती है, और साइटोकाइनेसिस होता है एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1, और यहाँ पे डायड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एट द एटो, मतलब टीलोफेज 1 के अंत में साइटोकाइनेसिस होने के बाद 2 कोशिका का निर्माण होने लग जाता है। टीलोफेज 1 के अंत में 2 कोशिका का निर्माण होने लग जाता है, डायड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये डायग्राम में दिख रहा है 2 सेल। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपेयर कर जाती है,
और एट द एंड ऑफ टेलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस होता है और डायड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डायग्राम हम लोग देख चुके। अब हम लोग बात करते हैं मियोसिस 2 की। इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के बाद 2 कोशिका का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद मियोसिस 2 इनिशिएटेड हो जाती है। मियोसिस 2 ये रिजेम्बल है नॉर्मल माइटोसिस के। जैसे हमने नॉर्मल माइटोसिस की स्टेज पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो ये समानता रखता है मियोसिस 2 जो है नॉर्मल माइटोसिस से। प्रोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और ऑर्गेनल भी यहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे हमने प्रोफेज में पढ़ा था माइटोसिस की। मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोजोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पर। तो हमने नॉर्मल माइटोसिस में, मेटाफेज में भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था। एनाफेज 2 में सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाता है और माइटोसिस की जो एनाफेज है वहाँ पे भी सेंट्रोमेर स्प्लिट कर रहा था और क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे थे। और टेलोफेज 2 एंड स्टेज है मियोसिस की। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो ये दिख रहा है कि टेलोफेज 2 एंड स्टेज है मियोसिस की। साइटोकाइनेसिस होती है टेलोफेज 2 के अंत में और यहाँ पे टेट्राड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है 4 कोशिका का। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2। मियोसिस 2 ये इनिशिएट होता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज के अंत में जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ और 2 कोशिका का फॉर्मेशन हुआ डायड ऑफ सेल्स का, उसके बाद स्टार्ट होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 ये नॉर्मल माइटोसिस से समानता रखता है काफ़ी। जैसे जैसे हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज स्टेज को पढ़ा था माइटोसिस की, वहीं यह मतलब उसके जैसे ये स्टेज है। प्रोफेज भी, मेटाफेज भी, एनाफेज भी और टेलोफेज भी। प्रोफेज 2 यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर रही है और मेटाफेज 2 में क्रोमोजोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे। यहाँ पे एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमेर की और क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर मूव करता है। और टेलोफेज 2 एंड स्टेज है मियोसिस की और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है टेलोफेज 2 के बाद में और टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2। तो आज हम लोगों ने चैप्टर रिवाइज करा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कल से हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और डायग्राम और टेबल्स की भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की अपने चैनल पे, जिसमें हम लोग टेबल्स और डायग्राम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। बायोलॉजी में जिस चैप्टर में भी टेबल्स और डायग्राम गिवन है। डायग्राम तो वैसे सभी चैप्टर में गिवन है, लेकिन टेबल कुछ चैप्टर में गिवन है, कुछ में नहीं भी गिवन है। तो जिस चैप्टर में भी टेबल्स गिवन है और डायग्राम है, हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आज मैंने चैप्टर लिविंग वर्ड को कंप्लीट कराया है, टेबल्स और डायग्राम को। वो वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखी तो आप लोग जाकर उसको चेक कर लेना एक बार। और इसी तरीके से हम लोग चैप्टर लिविंग वर्ड से लेके और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तक जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर के डायग्राम और टेबल में आप लोगों को करवाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज्वाइन करके रखना। मिलता है अगली वीडियो में। इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।